बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम किसी मुद्दे पर बात करते हैं और आज का जो मुद्दा हमने तय किया है वो मुद्दा है कर्मचारी, अस्थायी जो कर्मचारी हैं उनके मुद्दों से जुड़ी हुई बातें, उनकी समस्याएं, उनका निराकरण, उनके लिए जो बोर्ड बनाया है उस पर हमारी बात होगी। आज इस बात को करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों के नेता मोनू चौधरी हमारे साथ हैं। मोनू जी, आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारी स्टूडियो में आए और आप जन समस्याओं से जुड़ी हुई जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। जी धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि RLSDC एक ऐसा शब्द है जो लोगों को समझ में नहीं आता है। जी। ये एक बोर्ड है और इस बोर्ड के क्या काम है, तो पहले तो बोर्ड के बारे में आप बताएं कि बोर्ड है क्या। जी बिल्कुल। RLSDC का मतलब होता है राजस्थान लॉजिस्टिकल जो डिपार्टमेंट है, जो सर्विस कॉरपोरेशन की तरह कार्य करेगा। इस तरह से मैं अगर बताता हूँ तो ये थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा इस तरह से बताऊं कि राजस्थान में जितने भी अस्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं अलग अलग विभाग में जी, उनकी दास्ता को, उस गुलामी को बिचौलियों के माध्यम से जो उन तक सैलरी पहुंच पाती है वो सैलरी उन तक पूरी पहुंचे और कोई बिचौलिया उस सैलरी को बीच में खाए नहीं, सीधे सीधे तरीके से उन तक वो सैलरी पूरी पहुंच पाए। इसलिए पूर्व जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसने एक RLSDC बोर्ड का गठन किया। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही सारे अस्थायी कर्मचारियों की कि उस समय आचार संहिता की वजह से इसका नोटिफिकेशन नहीं आ पाया था। लेकिन इस सरकार ने उस काम को गति दी है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये आचार संहिता जो वापिस आ रही है 2 लोकसभा के चुनाव से, इससे पहले ये बोर्ड जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। मोनू जी, मैं सोचता हूँ कि हो जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बोर्ड आप बनाने जा रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनके अस्थायी कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। जी, इसमें बहुत बड़े बड़े विभाग हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक विद्युत विभाग जो डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और वो विद्युत विभाग में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको 5,000 6,000 रुपये ठेकेदार के थ्रू या जो टेंडरधारी होता है उसके थ्रू उनको दिए जाते हैं। 5 या 6,000 रुपये में वो अपना घर चलाते हैं। कई बार ऐसी न्यूज़ आती है, हर हफ्ते में आपके चैनल के माध्यम से, अलग अलग चैनल के माध्यम से मैं देखता रहता हूं कि जो विद्युत विभाग में कर्मचारी काम कर रहा है उसकी सैलरी सरकार के थ्रू आती है, लेकिन उसको उस टेंडरधारी के रूप से उसके माध्यम से उसको मिलती है जो कि 10, 12, 15 हज़ार तक आती है, जो उसको मात्र 5 या 6 हज़ार मिलती है। जब तक कि कई बार ऐसा होता है कि जो ठेका कर्मी या विद्युत विभाग में जो कर्मचारी लगा हुआ है वो कई बार उस ट्रांसफार्मर में या बिजली के तारों से झुलस कर उसकी बॉडी का पता ही नहीं चलता, इस तरह से सर उनकी बॉडी हो जाती है। उसका सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती, ना जो टेंडरधारी होता है वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। ऐसे कई अनगिनत जाने जो है वो विद्युत विभाग में जा चुकी है। तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इससे पीड़ित जो है वो है विद्युत डिपार्टमेंट। उसके अलावा चिकित्सा डिपार्टमेंट में लगे हुए लोग जो वार्ड बॉय हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, अलग अलग माध्यमों से जो काम कर रहे हैं, जो हजारों की संख्या में है, वो कोविड जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। और सरकार की नहीं कहकर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जनमानस के लिए वो रात दिन तत्पर रहते थे। कईयों ने 24-24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर जनमानस की सेवा के लिए अपना समर्पण दिया है। लेकिन उनकी जब सैलरी को सुनते हैं तो ये दर्द झलकता है कि उनको मात्र 4,000 रुपये, 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, उनके साथ कई लोग तो ऐसे हैं इनमें कि जो 12-12, 15-15 साल से काम कर रहे हैं और इनकी सैलरी, कोई सरकारी कर्मचारी इनके साथ लगा, उसकी सैलरी 12,000 रुपये थी 2010 में, अगर वो लगा है इनकी 1,200 रुपये थी और इनकी सैलरी जो है आज मात्र 3-4 हज़ार तक है, उसकी 65,000 तक पहुंच गई। जबकि उस कर्मचारी से ज्यादा उसी कर्मचारियों के या उसी सरकारी डिपार्टमेंट में उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं। उसके अलावा एक वोकेशनल टीचर का विभाग है, इसके अंदर ICT कंप्यूटर का एक विभाग है और मॉडल स्कूल का एक डिपार्टमेंट है। वो लोग सरकारी टीचरों के साथ मिलकर सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूलों का काम ही देखते हैं। लेकिन उनको भी टेंडर के थ्रू जो पेमेंट मिलता है वो उनको उतना नहीं मिलता जो गवर्नमेंट तय करती है।
कई बार तो ऐसा होता है कि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे कुछ समय पहले सर मैं विशाल राजन जी जो प्रशासनिक सुधार सचिव है उनसे मिला, तो सचिवालय के एक व्यक्ति जो प्लेसमेंट पर लगे हुए हैं मेरे साथ गए अंदर, तो हमारी उनसे जब बातचीत हो रही थी तब उन्होंने कहा कि शोषण कहाँ हो रहा है, उन्होंने कैलकुलेट किया तो वो आंकड़ा बिल्कुल सही आ रहा था। जब मैंने उनको बताया, जो चैनल के माध्यम से भी मैं बता रहा हूं, मैंने उनको बताया कि ये सिस्टम के नीचे काम कर रहे हैं सचिवालय में, तो यहां जो टेंडरधारी होगा वो धांधली नहीं करेगा। टेंडरधारी धांधली या बिचौलिया सिस्टम वहां ज्यादा एक्टिव हो जाएगा जहां कोई बांसवाड़ा की धरती पर, जहां सिस्टम से जयपुर से बहुत दूर बैठा है और वहां कोई व्यक्ति है, उसको जो प्लेसमेंट के थ्रू काम कर रहा है उसको 3800 रुपए लिफाफे में डाल के जो टेंडरधारी होता है उसकी तरफ से दे दिए जाते हैं। 3800 रुपए सर न्यूनतम मजदूरी दर भी नहीं है। आज श्रम मंत्रालय से मैंने जो पीडीएफ निकलवाई है उसमें मैं देख रहा हूं कि एक कुशल जो श्रमिक होता है उसकी 359 रुपए न्यूनतम मजदूरी दर होती है। जो भी इनको जोड़ा जाए तो 3800 रुपए न्यूनतम मजदूरी दर भी नहीं होती। तब मैंने सर को यह बात बताई तो उन्होंने कहा वास्तव में यह शोषण हो रहा है और इस आरएलएसईसी बोर्ड से संबंधित हम जल्दी मीटिंग रखते हैं, और उन्होंने बहुत जल्द जो है दूसरे या तीसरे दिन इसकी एक मीटिंग रख दी थी। लेकिन इसका काम सर हो रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले इसका नोटिफिकेशन निकल जाए तो ये लाखों पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग है उसको इससे छुटकारा मिल जाए। इसके अलावा बाल अधिकारिता विभाग है, इसके अलावा आबकारी विभाग है, 108 वाले एम्बुलेंस वाले हैं, 104 वाले हैं, संपर्क पोर्टल वाले हैं, ऐसे ढेर सारे विभाग है जो लगभग 25, बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, रेवेन्यू बोर्ड में लगे हुए लोग हैं, आरपीएससी में लगे हुए बोर्ड लोग हैं। आज सिर्फ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी बात करूं तो 100+ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 6 से 7 हजार रुपए मिलते हैं जी। और जहां जिस संस्था में ये काम करते हैं वहां के अधिकारी वहां का हिस्सा इनको नहीं मानते हैं, जबकि ये गवर्नमेंट की संस्था में काम कर रहे हैं और 10-10 साल से सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि एक दिन गवर्नमेंट जो है इनके बारे में संज्ञान लेगी। जी जी। लगभग कितने पूरे राजस्थान के अंदर आप कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो अस्थायी हैं और इस समस्या से पीड़ित हैं? लगभग पूरे राजस्थान में सर ये 6 से 7 लाख कर्मचारी है, जहां तक मुझे पता चल रहा है इन दिनों, क्योंकि मैं जब से इस मुद्दे को कांग्रेस सरकार के समय से मैं इसको उठा के चल रहा हूं और अभी मैं देख रहा हूं कि ये जो कर्मचारी है इनकी संख्या लगातार मेरे से जुड़ती हुई जा रही है और इनकी संख्या सर इतनी अधिक है कि मतलब एक आंकलन करना भी मुश्किल है। और ये सारा का सारा पीड़ित वर्ग है। एक समय में दास प्रथा जो चली आ रही थी सर, मैं इसको दास प्रथा ही कहूंगा कि जैसे दास गुलामी किया करते थे उस तरह से ये गुलामी करते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी पीड़ा है, ये लोग जब आवाज उठाने की बात करते हैं तो जो टेंडरधारी होता है वो इनको ये धमकी देता है कि अगर आपने आवाज उठा ली तो आपको कल मैं नौकरी से हटा दूंगा। इसलिए ये चुपचाप रहते हैं। इनको 3,000-4,000 रुपए जो लिफाफे में दिए जाते हैं, ना इनका पीएफ काटा जाता है। कई जगह तो ऐसा है कि कईयों को 10-10 महीने तक, अभी वोकेशनल टीचर की बात करें उनकी 10 महीने से सैलरी नहीं आई। इसको लेकर हमने शिक्षा संकुल में धरना भी दिया। वोकेशनल टीचर में भी एक हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट है, उसकी ज्वाइनिंग जो है 8 महीने से दोबारा नहीं दी गई। इस ज्वाइनिंग के लिए भी हमने वहां धरना प्रदर्शन किया और कल ही से हम दोबारा वहां धरना कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया जाता। बिल्कुल अधिकारियों के कान पर जूं ही नहीं रहती जब इस मुद्दे को हम उठाते हैं, क्योंकि ये बहुत पीड़ित वर्ग है और इसका संज्ञान गवर्नमेंट जब तक नहीं लेगी तो ये वर्ग और पीड़ित होता रहेगा। सर आज 3 या 4 हजार में एक व्यक्ति जो है कैसे परिवार चला रहा है? जिस दिन प्रत्येक नेतागण, प्रत्येक जो कमान में बैठे हुए लोग इस बारे में सोचेंगे तो ये दर्द दिखेगा वास्तव में उनकी हालतों को जब देखा जाए तो बड़ी विडंबना की बात है कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आना बड़ी दुख की बात है। मोनू चौधरी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप जिन वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं वो पीड़ित वर्ग है, और इस समय आज़ादी के बाद जिस वर्ग ने सबसे ज़्यादा जिसका शोषण हो रहा है अगर सहें तो अस्थायी कर्मचारी हैं जो संविदा पे लगे हुए हैं, और इनका कोई संज्ञान ये क्या है कि मतलब न तो सरकार के अंग बने हैं, ये ठेकेदारों के गुलाम हैं। और ये वास्तव में आप सही कह रहे हैं कि दास प्रथा का एक सबसे बड़ा नमूना है। और अगर राज्य सरकार जो नई आई है, भाजपा सरकार, भजनलाल की जो सरकार है, उसमें अगर ये संवेदनशीलता इन कर्मचारियों के साथ में नहीं बरती गई तो निश्चित रूप से ये मवाद जो है वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस अधिकारों की लड़ाई के अंदर आप क्या क्या स्ट्रेटजी रखते हैं कि अगर आपकी बात नहीं मानी गई आप कहाँ तक जाएंगे? मतलब जब कांग्रेस सरकार थी
उस समय हमने प्रयास किया इस बोर्ड को बनवाने के लिए, और जिस समय कैबिनेट की लास्ट मीटिंग होनी थी और उसके कुछ समय बाद आचार संहिता लगनी थी, उस समय कांग्रेस सरकार ने हमने कहा था कि हम जो है पूरे अस्थायी कर्मचारी जो है वो राजस्थान में सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाल के हमें हताश किया। फिर हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए राजस्थान के संपूर्ण अस्थायी कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार को बढ़ चढ़कर जो है योगदान दिया और बड़ी उम्मीदों के साथ इस सरकार को लेकर आए। अब हम उम्मीदें यही करते हैं कि इस लोकसभा के चुनाव से पहले जो है इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाए, नहीं तो फिर अस्थायी कर्मचारी यूनियन अपने हिसाब से निर्णय लेगी। क्या निर्णय लेगी? मतलब अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तो मुश्किल है कि हम सपोर्ट कर पाए इस सरकार को। आपने पहले भी ये चेतावनी दी थी कांग्रेस सरकार को कि अगर ये इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो आप उस सरकार को वोट नहीं देंगे विधानसभा में, और आप लोगों ने दिए भी नहीं, और शायद वो इसीलिए हार भी गई। इस बार लोकसभा के अंदर आपके वोटों की कीमत हो सकता है आने वाली सरकार समझे और इस पर कोई संज्ञान हो और कोई बात हो। अब इससे जो मैं पूछना चाहूँगा कि पिछली सरकार और इस सरकार से जो आपकी उम्मीदें हैं, और अब लोकसभा का इलेक्शन तो बिल्कुल आने वाला ही है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है उससे पहले, तो आप जो कल आंदोलन करने जा रहे हैं वो उसका स्वरूप क्या है? वो हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है और वोकेशनल टीचर के अंदर आता है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, उनकी रीजॉइनिंग को लेके है। दूसरा, वोकेशनल टीचर को 10-10 महीने से सैलरियां नहीं मिल रही, उसको लेके शिक्षा संकुल में जो इस RLSGC का ही एक पार्ट है। RLSGC बोर्ड जो है वो संपूर्ण राजस्थान के ठेका कर्मियों के लिए एक वरदान साबित होगा, और इसमें जो वर्तमान सरकार है उसने इस बोर्ड को उस सरकार के कैबिनेट में लिए गए डिसीजन को भी महत्व दिया और इसके लिए अलग से जो एक विभाग बनाया और इस पर बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और जहां तक मुझे अलग अलग माध्यमों से अभी सुधांशु जी पंत से भी मिला मैं 5-6 दिन पहले, उन्होंने भी कहा कि इसका संज्ञान लेके जल्दी से इसका नोटिफिकेशन जो है वो हम जारी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी अलग अलग जगह जो धरने हो रहे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, जहां किसी भी रूप से या कैसे ना कैसे उनको पीड़ित करने का कार्य जो चल रहा है उसके खिलाफ वो आवाजें उठाई जा रही है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है मेरा वो इस RLSGC के नोटिफिकेशन को लेकर है, और मैं चाहूंगा इस सरकार से ये आह्वान करना भी, क्योंकि ये लगभग 5 से 7 लाख लोग हैं, तो ये कम से कम 20 लाख इनका वोट बैंक होता है। ये बड़ी उम्मीदों के तौर पर इस सरकार को लेकर आए हैं। अगर ये सरकार इस पीड़ित वर्ग जो आज भी एक दास प्रथा की तरह काम कर रही है, इनके लिए थोड़ा सा भी संज्ञान लेके इस नोटिफिकेशन को जारी कर देती है तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर। इसमें कोई दो राय नहीं, और मुझे ये उम्मीद है कि मोनू चौधरी जो आप जिस अच्छे काम के लिए यज्ञ के अंदर आप लग रहे हैं, जो मानव यज्ञ है और दास प्रथा के खिलाफ आपकी जो मुट्ठी तनी है, संकल्प की जो आपने व्रत लिया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मुझे ये उम्मीद है कि ये नई सरकार जो है वो बहुत न्याय संवेदनशील है, और अभी जिस तरीके के फैसले चल रहे हैं कि आम आदमी को फ़ायदा देने के लिए ये सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ नज़र आ रही है, ऐसे में मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी RLSGC का निर्माण हो जाएगा और इस बोर्ड के गठन के बाद में जो शोषण की चक्की चल रही है वो चक्की रुकेगी, और इसमें पिसने वाला जो कर्मचारी वर्ग है वो निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। आज इतना ही दोस्तों, आपने देखा कि किस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे। इस मुद्दे पर आपने देखा कि किस तरीके से अस्थायी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और इसे एक दास प्रथा के रूप में लिया जा रहा है। मोनू चौधरी क्योंकि कर्मचारी नेता हैं, और इनके प्रयासों से मुझे ये उम्मीद है कि आने वाला कल जो होगा वो इन अस्थायी कर्मचारियों के लिए बहुत सुनहरा होगा, और निश्चित रूप से इन कर्मचारियों को उनके अधिकारों से, वंचित अधिकारों से इनको पूरी तरीके से सरकार सुरक्षित रखेगी। आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।